नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि कौशल केशव कल्चर के चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। लेखक से मुलाकात सीरीज में आज हमारे साथ एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं शशिकांत जी। नैया डाल लहर में माझी, आज हम इस पुस्तक पे चर्चा करेंगे। इनकी कई सारी रचनाएं हैं जो कि साझा संकलन में हैं। इनकी पुस्तक आईना मेरा गज़ल संग्रह है, सर मैं हूँ यह भी एक गज़ल संग्रह है। ये मुख्य रूप से गीत और गज़ल पे लिखते हैं और कविता की अन्य विधाओं पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। बाल साहित्य पे काम करने के लिए इन्हें विशेष पुरस्कार मिला हुआ है। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन का कार्य किया हुआ है। ये MTNL से सेवानिवृत्त हैं। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने अवसर दिया यहाँ भेंट करने के लिए। जी शशिकांत जी, आप हमारे लिए वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आपसे हमें हमेशा हमें और दर्शकों को और नवयुवा पीढ़ी को सीखने का अवसर मिलेगा। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछती हूँ कि कविताओं की बहुत सारी विधाएं हैं, उसमें से आपने गीत को ही क्यों चुना? इसका अगर मैं उत्तर देना चाहूँ तो ये है कि गीत जो है वो भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सबसे सरस और सबसे शक्तिशाली, जिसे मैं कहूँ, एक विधा है जिसके द्वारा आप अपनी बात कह सकते हैं। और ये है कि किसी भी विधा में लिखने से पहले व्यक्ति का ये होता है कि उस विधा में अध्ययन भी ज़रूरी है। गीत क्योंकि मैंने बहुत पढ़े, गज़लें बहुत पढ़ी, तो स्वतः कहीं ना कहीं मन से वो स्वयं प्रस्फुटित होने लगे, निकलने लगे मन से गीत जो हैं। तो ये एक बड़ा कारण मैं समझता हूँ गीतों में आने के लिए। मुझे लगता है कि ऐसा भी है कि जो चीज़ लय में होता है अगर हम उसे सुनते हैं तो हम याद कर लेते हैं। जैसे फिल्मों के गाने होते हैं या बचपन में हमने चाहे छोटी सी कविता ही क्यों ना पढ़ी, जो लय में थी तो वो हमें अभी तक याद है, जवानी याद हो जाती है। जी, मैं आपकी बात को से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। और अगर हम देखें तो हमारे पुराने जितने भी वेद शास्त्र हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो गेय रूप में रखे गए। उसके इसीलिए उन्हें श्रुति काव्य भी कहा गया। श्रुति से वो हम तक पहुँचे। उस समय लेखन इस तरह से नहीं था कि भाई लिख करके कोई चीज़ पहुँचाई जाए। और यही जैसे हम उसके बाद के देखें लोकगीत, आपको नहीं पता कौन सा गीत किसने लिखा, कब लिखा, कब। अब हमारे बाबा हैं, उनके बड़े बाबा, मतलब कहाँ से चली आ रही है सदियों से गीतों की परंपरा। तो ये भी एक बहुत उसकी शक्ति को दर्शाता है गीत की, कि भाई गीत जो है और जो आप जैसा आपने बताया उसका नाद सौंदर्य है, उसकी अपनी लय है, तो वो अपने आप प्रवाहित करती चली जाती है हमें, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को। जी। तो आपने गीत लिखना कब से प्रारंभ किया? गीत की अगर मैं अपनी यात्रा कहूँ, वैसे तो 82 के आसपास मैंने एक आध गीत लिखा था, लेकिन 84-85 के बाद में मैं इसमें निरंतर लिखता रहा। और अगर मैं अपनी गीत यात्रा की बात करूं तो इसमें एक ये भी है कि गीत मैंने कुछ समय के बाद कम कर दिए, क्योंकि मैं गीत गा नहीं पाता। जबकि गीतों के साथ जब तक आप उसे लयात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते तो वो सुनने वाले पर अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल पाता। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन गीतों को गा सकें। लेकिन फिर ये एक संयोग ऐसा बना कि मैं दोबारा से गीतों में आया और गीतों की मैं समझता हूँ कि दुनिया ने, गीतों ने भी मुझे अपनाया पूरी तरह से अपना। और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे गीत मैंने लिखे, लगभग 500 से अधिक गीत मैं लिख चुका हूँ अब तक। और गज़लें भी मेरी समानांतर चलती रहीं। बाकी और दूसरी विधाएं तो रही ही, दोहे वगैरह जैसे रहे और दूसरी चीज़ें हैं, तो उसके साथ ये मेरा गीतों की यात्रा का है। एक आपसे तकनीकी सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आप गीत लिखते हैं, मैं जानती हूँ कि कविताओं की ये विधाएं होती हैं, लेकिन आप दर्शकों को बताएं कि ऐसे गीत होते हैं। एक नवगीत कहा जाता है। लोकगीत तो पता है कि जैसे गाँव में महिलाएं भी गाती हैं आंचलिक भाषा में, वो लोकगीत की श्रेणी में आता है। आपने कहा कब लिखा, किसने लिखा पता नहीं, औरतें एक दूसरे से याद करते हुए आज भी वो गीत गा चली आ रही हैं। लेकिन जो आपने विधा की बात करी, गीत, नवगीत,
और गजल, इसमें तकनीकी अंतर क्या होता है? नहीं, इसमें जहाँ तक मेरी समझ है कि गीत की विधा में चाहे वो नवगीत हो, जनगीत हो, गीत हो या प्रगीत हो, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिए इसे, लेकिन गीत का जो मूल है वो उसकी लय है, गेयता है। अगर किसी भी रचना में लयात्मकता नहीं है, गति नहीं है, तो उसे मैं समझता हूँ कि मेरी दृष्टि से गीत नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि गीत की सब और बहुत सारी विशेषताएं हैं और बहुत सारी उसकी चीज़ें हैं जो कि गीतों में होनी चाहिए, लेकिन लयात्मकता और गेयता ये उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख वो है, मैं समझता हूँ, है ना। तकनीकी अगर बात करें तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है गीतों को लेकर के विस्तार से। उससे फिर ये भी हो सकता है कि कभी हम गीतों पर ही विशेष रूप से उसके फॉर्मेट पर चर्चा करें, तब उन चीज़ों का, तत्वों को, उन सारी चीज़ों को उदाहरण के साथ भी वैसे भी समझाया जा सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि गीतों का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है? हाँ, बिल्कुल। और उसकी लयबद्धता को हम किस तरीके से रखते हैं कि कौन सी पंक्ति को हम मिलाते हुए चलते हैं, इसका फॉर्मेट होता है। अगर मोटे तौर से हम कहें तो गीत का सबसे एक तो उसका मुखड़ा होना ज़रूरी है ना, और फिर उसके बाद जो है उसके अंतरे जो हैं वो कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। आदर्श रूप से 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, है ना, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 5 बहुत अधिक विस्तार में हो जाता है, क्योंकि गीतों में आप एक केंद्रीय भाव लेते हैं जो आपका, जिसे आप सूत्र वाक्य कह दें, पंक्ति कह दें, गीत का मुखड़ा जिसे कहते हैं, उसी भाव को आप बढ़ाते हैं, विस्तार देते हैं, और अंतिम जो उसका छंद है, छंद का जो चरण होता है, उसमें पैरे में वहाँ आप उसे समग्र करते हैं एक तरह से, तो वहाँ पर आकर के वो समाहित हो जाना चाहिए। सुनने वाले को लगे कि एक बात शुरू हुई, धीरे धीरे विस्तार पा रही है, और धीरे धीरे अंत में वो एक समग्रता के साथ सहज रूप से समाप्त हो गई, है ना, वहाँ पर खत्म हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि गीतों के लिए मोटा मोटा एक जो उसका है ना प्रारूप है। बाकी तो फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा, हाँ, है ना, वो चीज़ें हैं गीतों को लेकर के। जी, आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपने एक लाइन कही कि आप गीतकार हैं लेकिन आप गा नहीं पाते हैं। मैं अगर अपनी निजी बात करूं तो मुझसे भी नहीं हो पाता है, इसीलिए भी मैं फ्री वर्स लिखती हूँ और फ्री वर्स में ही सुनाती हूँ। काव्य गोष्ठियों में हम जाते हैं, वहाँ पे लोग एक से एक फ्री वर्स वाली कविताओं को भी गा के सुनाते हैं। जी, बिल्कुल। तो आप एक ऐसे लेखक हैं जो गीतकार हैं और गा नहीं पाते हैं, और मेरी भी ये समस्या है, और मैं सोचती हूँ कि मैं स्टेज पे जाऊंगी, बाकी लोग तो इतना अच्छा गा रहे हैं और मैं गा नहीं पा रही हूँ। तो आप कैसे, आपने इतने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने गीत प्रस्तुत किए, वहाँ आप कैसे प्रस्तुत करते हैं? नहीं, वहाँ पर ज़्यादातर जो मैंने प्रस्तुति की है वो गज़लों की है। अच्छा। और गज़लों के साथ गीत मैंने बहुत कम पढ़े हैं, है ना, जो छोटी गैदरिंग हो गई वहाँ तो गोष्ठियों में तो गीत मैंने पढ़े हैं एक आध बार, लेकिन ज़्यादातर जो गीत हैं वो मैंने बड़ी मंच पर या बड़े उसमें नहीं पढ़े। उसके पीछे यही कारण रहा। और गज़लों को आप क्या है कि गा करके भी पढ़ सकते हैं और कह करके भी, जिसे सुना सकते हैं, है ना, जिसे तहत में मतलब पढ़ना कहते हैं। आप तो एक सुना करके बताइए। हाँ, क्या चीज़? गज़ल का? हाँ। नहीं, गज़लों में तो जैसे मेरी इसमें पहली ही गज़ल मिलेगी कि इधर आ ऐ गज़ल बतियाऊं तुझसे, तुझे चाहा है मैंने बढ़ के सबसे। अब वहाँ आपके, हालांकि यहाँ भी शब्दों का आरोह आवश्यक है, आपका ये भी ज़रूरी है कहाँ पर ठहरेंगे आप, किस शब्द पर ज़्यादा जोर देना है, किस शब्द को, तो संप्रेषणीयता का ध्यान आपको वैसे बोलते हुए भी करना है। मान लीजिए आप मुक्त छंद में पढ़ रही हैं, फ्री वर्स में पढ़ रही हैं, वहाँ भी आपके जो लोगों पर प्रभाव तब पड़ेगा कि आप कहाँ आपको ठहरना है, किस पंक्ति को कितने जो मतलब उसमें स्ट्रेस देना है, किस पंक्ति को सहज रूप से कहना है। फिर उसमें एक चीज़ और मैंने, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं जिसे तहत में कहते हैं, गा करके नहीं, तो
वो एक क्या है कि जैसे आपने 3-4 पंक्तियां पढ़ी, फिर आप लौट करके वहां से शुरू करें, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं। उससे क्या होता है कि जैसे दोबारा से आगे बढ़ने से पहले फिर रिकनेक्ट होता है, फिर आप उसी पंक्ति को दोबारा दोहरा कर फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना अपना एक स्टाइल मैकेनिज्म आदमी को अभ्यास से, अनुभव से सिद्ध करना पड़ता है। चाहे वो फ्री वर्स हो, गज़ल हो, अगर आप नहीं पढ़ पाते तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे आप प्रभावी रूप से अपनी बात संप्रेषित कर सकें। तो ये है। मैंने आपकी ये पुस्तक पढ़ी जी। इसमें पहले ही पन्ने पे जी एक लाइन है, नदी सूख जाती है पर नदी पर नहीं जाता, जी 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 जी। पेड़ मुरझा जाता है पर पेड़ पर नहीं मुरझाता। ये जो आपने रूपक लिया है, नदीपन, पेड़पन, ये मैं आपको बताऊं कि ये भूमिका जो है ये जिन साहित्यकार ने लिखी है, डॉक्टर बलदेव वंशी जी जी जी, बहुत ही विद्वान थे। ये उनका की कोटेशन है मेरे इसको पढ़ते समय। अच्छा। तो वो एक कवि तो बहुत अच्छे थे ही, अंत आखिरी जो समय में 10-15 साल संत साहित्य पे बहुत काम किया उन्होंने, और उन्होंने एक अकादमी भी बनाई थी अपने समय में जो संत साहित्य पर ही रिसर्च करती थी, मतलब उसी पर काम करती थी, पुरानी चीज़ों को रेस्टोर करना, उन्हें लिखना उन पर। तो ये उनकी, तो इसीलिए आप इस अगर पढ़ेंगे भूमिका को तो आपको लगेगा कि वास्तव में किसी गंभीर व्यक्ति ने बात कही है। मतलब इसको पढ़ करके आप गीत की आत्मा तक पहुंचने की शायद नज़दीक पहुंचे, जिस तरह से इन्होंने उसको लिखा। तो ये उनकी कोटेशन है। अच्छा, ये मेरे लिए ये जो रूपक है ये नया था, नदीपन, नहीं, पेड़पन। उनकी रचनाओं को सुनना अपने आप में एक बहुत ही अलग अनुभव से गुजरना है। कभी अगर अवसर मिले तो आप बलदेव वंशी जी को सुनिएगा। फ्री वर्स में लिखते हैं, बहुत छोटी छोटी, अद्भुत, मतलब आप चमत्कृत हो जाएंगे कि कहाँ से बिंब उठाया, कहाँ से बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। तो ये उनका कमाल है। एक मैं आपसे, आपकी जो गीत है जिसको मैं पढ़ रही हूँ उसकी पंक्तियाँ है, आज पार्थ सा खड़ा हुआ और उस विहीन अपना समाज, जन जन में फूके क्रांति गीत, हम ही बनकर श्री कृष्ण, हम ही बनकर श्री कृष्ण। तो ये जो हम शब्द आपने इस्तेमाल किया, हम ही बनकर, ये हम आप आम जनता को कह रहे हैं? एक्चुअल में क्या है कि दरअसल यहाँ मैं ये माना कि जो कवि है वो एक सचेतक के रूप में भी होता है, तो या साहित्यकार है, किसी भी विधा में क्यों न लिखे, उसका एक दायित्व ये भी हो जाता है कि वो सही मार्गदर्शन भी करे, है ना। तो ये जो गीत था ये मेरा आरंभिक गीतों में से है शुरू के समय से, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इसे इस तरह से लिख पाया, बांध पाया, अपनी बात को कह पाया। तो इसमें यही है कि हम जो हैं, हम साहित्यकार और साथ में समाज के लोग भी उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कवि होता है। कुछ लोग उसे अभिव्यक्त कर पाते हैं अपनी बात को, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो ये एक हर व्यक्ति से आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि सभी से संबोधन है इस गीत का। ये है मतलब मुख्य रूप से साहित्यकारों के रूप से। आपकी प्रेम कविताएं जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छे गीत हैं। मुझे ये इन पंक्तियों ने बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। 1 मिनट में खोल रही हूँ। हाँ जी, खोल। 2 पंक्तियां सिर्फ पढ़ रही हूँ, गीत तो आप ही सुना सकते हैं। पल भर तुम्हें देख लेने की चाह उठी जब मेरे मन में, पल भर तुम्हें देख लेने की चाह उठी जब मेरे मन में, देख लिया अपना ही चेहरा जाकर फिर मैंने दर्पण में। नहीं, इसमें मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, एक अलग ही बिंब दिखाया है आपने। जी जी, कि होता क्या है कि आप जिसे देखना चाह रहे हैं उसकी प्रतिछाया आपकी आंखों में मौजूद है, और आप जब दर्पण में देख रहे हैं तो आप अपने चेहरे को नहीं देख रहे, आप अपनी आंखों में प्रतिबिंबित उस छाया को देखते हैं जिसके लिए कि आप कह रहे हैं कि जो आपका प्रियतम है, जो आपका अभीष्ट है, या जो आपका ईश्वर है, जिसे कुछ भी कह लें आप उसे। तो ये वही भाव इसमें है, मतलब गीत की पंक्तियों में।
गीत और कविता मुख्य रूप से जो लेखक है, जो कवि है, वो उसी की अंतर्निहित भावनाओं को ही हम अभिव्यक्त करते हैं। और आपने इसको अपनी इस कविता में अच्छे से लिखा है, मन की बात तुम्हें कहने को गीतों को अवलंब बनाया। जी जी जी। भंवरे ने तो गुनगुन करके कह दी अपनी मन की बातें, खुश होकर कलियों ने उस पर अर्पित की मधुरम सौगातें, लेकिन मैं संकोची तुमसे अपनी बात कह नहीं पाया, मन की बात तुम्हें कहने को गीतों का अवलंब बनाया। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये भी आरंभिक गीतों में से, इसमें जनरली जितनी भी रचनाएं हैं वो इन्हें मैंने सन के हिसाब से रखा है कि मैं मेरा जिसे प्रोग्रेस भी नजर आए। जी। तो ये इसमें कहा जाए तो ये प्रेम की आरंभिक स्टेज कह सकते हैं। स्थूल भाव आप इसमें देख सकते हैं, भाई किसी के प्रति आपका आसक्ति है और आप उससे अपनी बात को नहीं कह पा रहे, तो वो आप उसके लिए आपको उपकरण चाहिए। आप किसी को पत्र लिख करके अपनी बात संप्रेषित करते हैं, आप अगर सक्षम हैं तो गीत के माध्यम से कर पाते हैं। तो वही भाव है इसमें, उसी तरह का। जी, इसमें जितने भी प्रेम गीत हैं जी जी सभी बहुत ही अच्छे हैं। शुक्रिया। और मैंने जितना इसमें देखा है कि आपके प्रेम गीतों में आपने जैसे कहा कि आप जैसे जैसे लिखते आए हैं, इसमें संकलन वैसा है। जी। तो आपने एक आम जनजीवन के प्रेम को, एक प्रेमी के प्रेम को, और उसके स्तर को आप आध्यात्मिक प्रेम तक भी लेकर के गए हैं अपने गीतों में। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि बाद में बहुत सारे गीत, शायद इसमें भी एक आध कोई हो, मतलब उसमें नारी के अंतर्मन को मैंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की। जैसे राधा को, स्वयं को राधा मानते हुए या मीरा मानते हुए या प्रेयसी मानते हुए। सबसे मुश्किल काम तो किया उसमें होता क्या है कि ये एक शब्द आता है, परकाया प्रवेश। आप जब किसी रचना को कर रहे हैं, किसी विषय को, आप उसमें जब सूक्ष्मता से बैठते हैं, गहरे से, महिला की मैं समझता हूँ कि 100% उसकी भावनाओं को अभिव्यक्त करना असंभव है किसी पुरुष के लिए। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे एहसास होते हैं जो उसके, ऐसे ही महिला के लिए पुरुष के भावों को पूर्णतः अभिव्यक्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कारण क्या है कि कुछ चीज़ें महसूस करने की होती हैं, जो महिला महसूस करती है पुरुष वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अगर वो उसके 70% 80% भी पहुँच जाए तो मैं समझता हूँ 50 मतलब 50% तो बहुत उसको ये है कि उस प्रयास कर सकता है बस सिर्फ वो। ऐसे ही महिला अगर वहाँ उन मनोभावों तक पहुँचती है तो वो भी एक बड़ी बात है। तो ये कोशिश मैंने जरूर की कुछ रचनाओं में। अब मैं नहीं कह सकता, वो तो सुनने या पढ़ने वाले बता सकते हैं, विशेष रूप से जिनके रूप से मैंने कहा, जिनके माध्यम से। तो कितना सफल आपकी कविताओं के संसार के बारे में इन्होंने प्रतिष्ठित साहित्यकार और संपादक बाल स्वरूप राही जी ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये इसमें आत्मबोध भी है और युग बोध भी है, दोनों का इसमें संकलन है। जी। एक्चुअल में क्या होता है कि मैं समझता हूँ कि किसी भी लेखक को किसी भी विधा में क्यों न लिखे, आत्मबोध का होना भी बहुत ज़रूरी है। स्वयं को जानना, अपने आसपास को, अपने परिवेश को। और युग बोध जब तक नहीं होगा तब तक वो सार्थक नहीं लिख पाएगा। हम जब अपने समाज को जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तभी उससे जुड़ करके रचनाओं को लिख सकते हैं। तो अगर वो युग बोध नहीं है रचनाओं में, तो भी मैं समझता हूँ कि वो अधूरा लेखक है ना। अगर अधूरा तो मैं नहीं कहूँगा, मैंने इसे अगर मैं सही रह से कहूँगा, एकांगी लेखक जो है अलग अलग डायमेंशंस में लिख सकता है। मेरा इस बारे में ये मानना है कि एक सशक्त या अच्छे लेखक को अलग अलग तरह से सोच करके अलग अलग तरह की चीज़ों को अभिव्यक्त करना चाहिए। जितना ज़्यादा उसकी लेखन की अलग अलग विविधता रहेगी, उतना ही मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा
मैं उसे लेखक, समर्थ लेखक मानूंगा। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर दिशा में लिख रहे हैं या पर्टिकुलर चीज़ से बंद करके लिख रहे हैं, तो वहाँ एक आपका लगता है कि भाई एक विशेष दायरे में आप केंद्रित हो गए, है ना। नहीं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। मुझे इतनी समझ नहीं है, लेकिन जितना मैं समझती हूँ कि अगर हम महाकाव्य की बात करें और रामचरितमानस का ही उदाहरण लें, तो वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हमेशा के लिए, जी जी जी, और कुछ चीज़ें होती हैं जो युग से और वर्तमान समय से संबंधित होती है। जैसे जब आज़ादी का समय था और कितने ही सारे साहित्यकारों ने आज़ादी के लिए लिखा, वो उसी टाइम के लिए प्रासंगिक था। या कोरोना के टाइम में ही देखिए, उदाहरण लीजिए, हम अभी का ही लें, कितने सारे लेखकों ने कोरोना पे लिखा, मैंने भी कुछ लिखे, वो उसी समय के लिए प्रासंगिक थे। जी जी जी, बिल्कुल। तो आपकी कविताओं में जो है ये आत्मबोध होना और युगबोध होना इसे पूर्ण रूप से कंप्लीट करता है कि इसमें वो सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए। पंक्ति के बहुत सुना है, वियोगी हुआ होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। जी जी जी, किसकी लिखी हुई है ये मुझे याद नहीं है। जी, ये बहुत ही पुरानी पंक्ति है, आप सही कह रहे हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अच्छा, मुझे इस तरह से पंक्ति याद है कि इस तरह बही होगी कविता अनजान। क्या है कि मैं समझता हूँ कि जैसे कि रचना का स्रोत क्या है, वो उसके भीतर की संवेदनशीलता है। आप किसी चीज़ को किस तरह से महसूस कर पाते हैं। एक व्यक्ति है, पार्क से होकर के निकल जाएगा, एक दूसरा व्यक्ति है वो थोड़ा सा देखेगा, एक तीसरा व्यक्ति है वो जो शायद कहीं संवेदनशील है, वो गहराई से देखेगा, फूलों को देखेगा, ये देखेगा, उसके बनावट को देखेगा, उसमें मतलब आनंद लेगा। तो ये अलग अलग दृष्टियां हैं, है ना, चीजों को लेकर के। मेरा आपसे सवाल ये है कि संवेदनशीलता तो निश्चित रूप से आप में है, जो आपने 400-500 गीत लिखे हैं, तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिसने आपको छुआ हो। आपकी कविता है, आपने कविता में लिखा है, मैं कवि हूँ, जी जी जी, मैंने दुख सहकर गीतों का उपहार दिया है। जी जी जी, यहाँ एक मैं बात आपसे ये कहूँ कि एक शब्द होता है कि हाँ, संवेदनशीलता तो बहुत ज़रूरी है किसी भी लेखन के लिए, लेखक के लिए। और कई बार क्या होता है कि हम अपनी बात को पराई बात कह करके कहते हैं, कई बार हम दूसरे की बात को अपनी बना करके कह लेते हैं। तो ये लेखक के लिए मैं समझता हूँ कि सार्थकता तभी है वो दूसरे की अभिव्यक्ति को अपनी बना करके कह सके, और अपनी बात को ऐसे कहे कि वो लगे कि भाई एक सामान्य सी बात है, ऐसा ना लगे कि ये अपना ही रोना रो रहा है ना, उस तरह का ऐसे नहीं लगना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि लेखन के लिए ज़रूरी है, और इसमें जितना परिपक्व होता जाता है कि वो अपनी बात पराई कह सके, पराई को अपनी बना सके, उतना ही फिर वो मैं समझता हूँ कि उसकी साधना जो है वो आपने यही लाइन यहाँ पे लिखा है, फलीभूत हो सकती है। कौन पीर को गले लगाता, कौन बुलाकर इसे प्यार से मन मंदिर में आज बिठाता, यह मैं हूँ जिसने औरों के हिस्से का दुख दर्द जिया है, मैं कवि हूँ, मैंने दुख सहकर गीतों का उपहार दिया है। आपने इसमें और भी रूपक लिए हैं, मैं दीपक हूँ, मैंने जलकर इस जग का अंधेरा पिया है, मैं बादल हूँ, मैंने मिटकर धरती का श्रृंगार किया है। तो ये जो एक संवेदनशीलता है, मैं समझता हूँ कि ये कभी नहीं, हर रचनाकार के लिए, चाहे वो साहित्य का हो, चित्रकार हो, मूर्तिकार हो, या किसी भी संगीतकार हो, नृतक हो, मतलब उसमें संवेदनशीलता का होना सबसे पहली शर्त है ना। अगर आप संवेदनशील नहीं हैं तो आप दूसरे के दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे, आप जो भी कहेंगे अपनी ही बात कह पाएंगे केवल। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम संवेदनशीलता के साथ अपनी बात को ना रख सकें, और तभी विविधता भी आती है चीज़ों में कि हम अलग अलग तरह से देखें, चीज़ों को परखें, फिर उन्हें अपनी दृष्टि से अपनी कसौटी पर कसें और उन्हें अभिव्यक्ति दें। तो
मैंने इन गीतों में देखा है कि आपने कहीं कहीं पे आंचलिक शब्दों का भी अच्छे से इस्तेमाल किया है। कहीं पे मैंने देखा बेकल है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ और ऐसे शब्द हैं जो आम जनभाषा में या हिंदी में इस्तेमाल नहीं होते और इस तरीके से गीतों को एक बड़ा विस्तार मिला है। जी, ये मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं कि कई बार जो है ना रचनाकार का मैं समझता हूँ कि एक तो अध्ययन कितना ज़्यादा है ना, फिर आंचलिक भाषाओं से कितना परिचित है, दूसरी चीज़ों से कितना परिचित है, इस सब पर भी निर्भर करता है। एक मैं इसे समझता हूँ कि एक विशेषता ही माननी चाहिए कि आप अलग अलग तरह से अलग अलग भाषाओं को, कुछ लोग इसे कमी भी कह सकते हैं कि भाई आप हिंदी के गीत लिख रहे हैं तो इसमें आप उर्दू के शब्द क्यों ला रहे हैं या ऐसे शब्द क्यों ला रहे हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा अपना मानना ये है कि आपकी बात को सही तरह से संप्रेषित कर पाए वह शब्द, और वो शब्द आपके आसपास का हो। शब्द को लेकर के कई बार हम ये मानते हैं कि डिक्शनरी से अगर आप कोई शब्द उठा लेंगे वो आपके एहसास का शब्द नहीं होगा, आप उस शब्द को आपने जिया नहीं होगा। जिस शब्द को आप महसूस कर सकते हैं केवल वही आपका अपना है। तो इसलिए किसी भी लेखन में, किसी भी विधा में, किसी भी भाषा में ये ज़रूरी है कि हम उन शब्दों को ही अपनाएं और जो सहज रूप से आ रहे हैं, जो आपके आसपास के हैं, जिनसे आप परिचित है, फेमिलियर हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम शब्दकोश से कोई शब्द लेना पड़ता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं अगर आपको मजबूरी ही आ जाए तो ये है इसमें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक लेखक के तौर पे या जिस तरीके से हमने शब्दों को पढ़ा है, अपने भीतर बुना है, और हमने जिन शब्दों से हम बहुत ज्यादा क्लोज हो पाते हैं, हमारे वही शब्द लेखन में उतर जाते हैं। एक छोटी सी बात है, आपने कहा कि उर्दू के शब्द जैसे लफ्ज, एहसास, मोहब्बत, ये आम भाषा के शब्द हैं। हमारे गीतों में ये सब कॉमन होते हैं, तुम मेरे एहसासों को समझो। बिल्कुल। लेकिन ऐसे मुझे कई सारे लोग मिले हैं जिन्होंने इस बात पे ऐतराज जताया है कि ये तो उर्दू के शब्द हैं। जनरली क्या है कि अब हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप उसमें हिंदी में ही लिखें। आरंभ में ऐसा आग्रह मेरी रचनाओं में भी था। मैं ये मानता था कि मैं अगर हिंदी में लिख रहा हूँ, गीत लिख रहा हूँ, कविता लिख रहा हूँ, तो उसमें हिंदी के ही शब्द आने चाहिए, उर्दू का ना आए। अगर मैं गज़ल कह रहा हूँ तो मैं उसमें कोशिश करता था कि उसकी शब्दावली उस तरह की हो। लेकिन बाद में मुझे ये समझ में आया कि सहज होना ज़्यादा ज़रूरी है। भाषा अब वो शब्द जो है आपके भावों को सर्वाधिक रूप से जो संप्रेषित कर पाए वो ज़रूरी है। उसमें ऐसा आग्रह हम रखें कि भाई ये शब्द उर्दू का है, ये पंजाबी का है, ये फलाने का है, या ये इवन आंचलिक शब्द भी हो सकते हैं। कोई ब्रज का हो सकता है, कोई अवध का हो सकता है, कोई मैथिली का हो सकता है, कोई और दूसरी भाषाओं का हो सकता है। तो जो दो चीज़ें हैं, एक तो वो शब्द आपके अंतर्मन से जुड़ा हुआ हो। मैं अगर किसी शब्द से जुड़ा हुआ नहीं हूँ ना तो मैं सही इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, वो लगेगा पैच कर दिया। जैसे आपने लिखा यहाँ, दर्द बिलोड़ित इन आँख। हाँ, दर्द बिलोड़ित। हाँ, अब ये जो शब्द है, मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग ही नहीं आएगा। अब बिलोड़ित जो शब्द है, इसका अपभ्रंश बिगड़ा हुआ शब्द है बिलोना, जैसे दूध बिलो लो मतना। मतलब शब्द जो हैं कि अब वही बिलोड़ित मतलब जो है ना, तो अब ये अब डिपेंड करता है कि कई बार सहज रूप से कैसे। फिर क्या होता है कि मैं ये मानता हूँ हर रचनाकार का अपना एक शब्द संसार होता है, अपनी एक शब्द संपदा होती है जो उसके अध्ययन से, उसके संस्कार से, उसके वातावरण से उसमें आती है। तो वो सहज शब्द अगर आपका आ रहा है तो वो लगेगा कि अब आपका अध्ययन कितना है, आपने कितना पढ़ा है साहित्य को, तो वो शब्द सहज रूप से आएंगे। अगर आप ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे कि नहीं मैं संस्कृत निष्ठ लिखूं या विशुद्ध हिंदी में लिखूं या विशुद्ध उर्दू में लिखूं, तो कृत्रिमता उसमें शब्द भी आ रहे हैं। इंग्लिश में मैं वही कह रहा हूं, सहजता जो है
वो किसी भी लेखन का पहला तत्व है, उसमें सहजता होनी चाहिए। तो ये है कि इसीलिए ये जो जैसे दर्द विलोड़ित मेरे लिए से अब फिर एक जब आप कविता या गीत लिखते हैं वहाँ राइम्स, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो राइम, रिदम बनना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो एक मीटर जो एक लय उसमें वहाँ फिट बैठना चाहिए। आप कई बार अगर उसका दूसरा शब्द लाएंगे तो वो सहज प्रवाह नहीं वहाँ नहीं देगा। दो चीज़ें, एक तो शब्द आपके मस्तिष्क में वो रमा बसा होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा वो शब्द उस पंक्ति में ऐसा पानी की तरह बहता हुआ जाए। अगर कहीं ठहराव या जैसे मैं कहूँ अटकाव लगेगा ना तो वो फिर कविता को कहीं पढ़ने वाले को उसमें वो डालेगा। मेरा मानना है, हर व्यक्ति का अपना अपना सोच हो सकती है, हर लेखक का अपना अपना समझ होती है। मैं ये मानता हूँ कि कविता अगर पानी की तरह बह नहीं रही है ना, कहीं अगर आपको ठोकर सी लगी पढ़ने में तो मुझे लगता है कि फिर वो शब्द अच्छा हो सकता है। उस अच्छे शब्द का क्या करें जो सही ढंग से, मान लीजिए आपके पास एक तो सोने की ईंट पड़ी है, एक आपने सोने का आभूषण, दोनों में फर्क है। वो ज्यादा ईंट जो है ज्यादा शुद्ध सोने की है, लेकिन वो वहाँ उपयोगी उतना, तो वही एक सहजता जो है ना वो बहुत जरूरी है किसी भी लेखन में, खासतौर से कविता में। सहजता अगर नहीं है, सहज प्रवाह अगर नहीं है उसमें, तो मेरी ऐसी मान्यता है। क्योंकि मैंने लिखा बहुत कम है लेकिन पढ़ा बहुत, पढ़ने का मुझे बचपन से शौक रहा। तो आज जो यही कारण है कि मतलब स्वतः ही लेखन जो है वो एक सवाल आपसे जो है, आप नौकरी करते थे, जी जी जी, सुबह से शाम आपका ऑफिस, बाकी समय आने जाने, घर परिवार की जिम्मेवारी। जी जी जी। एक लेखक को समय चाहिए होता है जब वो डूबता है उस भावनाओं में जिसको हम पढ़ते हैं, कागज पे लेखक उकेरता है, समय चाहिए। जी जी। इतने महानगर के व्यस्त जिंदगी में आप समय कितना निकालते थे कि आपने 500 गीत लिख डाले? नहीं, इसमें मैं दो चीजें कहूँगा। एक तो क्या है कि आपके पास जो है सबसे छोटी विधा जो है ना वो गीत है। आप दोहे से छोटा क्या लिखेंगे, दो पंक्ति से ज्यादा। आपके पास समय अनुभव है तो आप 4 पंक्ति लिखेंगे, है ना, कोई पद लिख देंगे इस तरह का, या गीत लिख देंगे। तो ये इसीलिए मैं यहाँ तक सीमित रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं होता था मेरे पास। मैं कहानी शायद ही 2-4 लिखी होंगी, दूसरी विधाएं शायद ही मैंने कुछ ही लिखी होंगी, लेख वगैरह या इस तरह की समीक्षाएं तो मैंने की पत्रिकाओं के। लेकिन कारण क्या है कि कविता एक ऐसा, मैं समझता हूँ कि क्षणिक भाव है। आपके मन में एक भावना आई, आपने लिख दी, अब उसके लिए उस बिंदु तक आने में तो समय लग सकता है आपको, उस पॉइंट तक आने में, लेकिन उसके बाद लिखने में आपको समय नहीं लगेगा। ज़्यादातर रचनाएं जो हैं वो आपको, मैं समझता हूँ कि एक समय के बाद सहज रूप से आती हैं रचनाएं। शुरू में तो लगता है कि जैसे भाई आप प्रयास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दूसरी चीजें, हाँ, लेकिन बाद में, और वही मैं शक्ति समझता हूँ कविता की। कविता को कई बार मैं अब इतने वर्षों के बाद जो है, मुझे लगता है कि कविता को हम लिखते थे पहले कभी, अब क्या है कि कविता को हम लिखते नहीं, कविता हमें लिखवाती है। कविता कहती है कि भाई मुझे लिख ले, अगर हम नहीं लिखे ना तो चली जाएगी वो, हम सोचेंगे वो आएगी। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। आप सही कह रहे हो। तो उसमें क्या, वो एक क्षण होता है, जैसे आपने जी लिया तो जी लिया, नहीं जिया तो नहीं जिया, वो चला गया। उसके बाद फिर नया कोई क्षण आएगा, प्रवाह है। तो इसलिए अच्छा, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि कभी आपने कोई कविता लिखी होगी और वो अधूरी रह गई, या कोई कविता ऐसी रही होगी जिसको आप चाहते तो हैं व्यक्त करना, लेकिन वो व्यक्त होने में महीनों का समय ले ले। बहुत बार आपको उसको सोचना पड़ा होगा, बहुत बार बैठना पड़ा होगा, तब जाके कविता बन पाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बहुत बार ऐसा हुआ कि एक अधिकांश रचनाएं एट ए स्ट्रेच लिखी गई, एक पीछे से प्रवाह आता है विचारों का, और वो फटाफट आपको लगता है यार ये तो बन गया। कई बार आप सोचते रह जाते हैं, विचार आपके पास, और वो 2 दिन 4 दिन, महीने नहीं, वर्ष लग जाते हैं। मेरी एक रचना थी
जो जब मैं हमारा दरअसल कहीं भी अक्सर जाना होता था तो वो हमारे गांव के पास से होकर के गुजरता था रास्ता। तो मेरे मन में ना एक विचार आता था उसमें लिखने के लिए, लेकिन उसको लिखते, गज़ल थी वो, उसे लिखते लिखते मुझे मेरे ख्याल से 10-15 साल में कहीं जा कर के वो आकार ले पाई। तो ये ऐसा होता है कविता के साथ। और लेकिन अधिकांश ये होता है कि कविता मैं समझता हूँ कि एक प्रेशर है किसी विचार का, वैचारिक दबाव जो है वो स्वतः आपको परेशान कर देगा जब तक आप अभिव्यक्त ना कर दें। अगर आप वास्तव में रचनाकार हैं तो, अगर नहीं मैं ये भी मानता हूँ, एक तो होता है ना रचना का, आप रचनाकार बनने का नाटक करते हैं। अब मुझे नहीं कहना चाहिए ये, लेकिन ये ऐसा भी मतलब देखने में आता है कि आपको दिखाना है कि भाई आप भी रचनाकार हैं। आप सब, एक ये है कि भाई आप रचना को जी रहे हैं और वो स्वतः आप, वो पता लग जाता है दोनों में, रचनाओं में पढ़ने के बाद भाई कहाँ आप आर्टिफिशियल हो रहे हैं, कहाँ आपको लग रहा है कि नहीं ये स्वतः कहीं से निकली हुई चीज़ है। तो ये ठीक कह रहे हैं आप जो आपकी बात है। मेरा ये सवाल जो है, इस पुस्तक का टाइटल जो आपने डाला है, इस पुस्तक में आपने राजनीति पे लिखा है, आपने प्रेम पे लिखा है, आपने इंसान के अलग अलग भावनाओं को दर्शाया है, सामाजिक चीजों पे लिखा है गीत के रूप में, लेकिन इसको आपने शीर्षक दिया नैया डाल लहर में माझी। इसका क्या अभिप्राय है? ये मैं समझता हूँ कि एक्चुअल में व्यक्ति को की एक यात्रा है ना, इसे मैं यात्रा के रूप में ही लेता हूँ, रचना धर्मिता को। तो वो क्या है कि अब आप जब एक सफ़र कर रहे हैं तो आप आपका पहला पड़ाव आएगा, दूसरा पड़ाव आएगा, तीसरा पड़ाव आएगा। तो ये आप ये कह रहे हैं कि भाई माझी से, माझी आपका मस्तिष्क भी है, आपकी आत्मा भी हो सकती है, आपकी प्रेरणा भी हो सकती है ना। अगर हमारे यहाँ जैसे द्वैत का भी सिद्धांत है, अद्वैत का भी है। द्वैत में यह है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो ऐसे ही आप सवार हैं, है ना, माझी आपका ईश्वर है। तो या मतलब किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। कहीं अद्वैत का सिद्धांत है कि आप नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, उसी का रूप हूँ, आप अलग नहीं हैं। तो ऐसे जैसे इसमें आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि भाई आप एक ये है कि भाई निरंतर आप एक सफ़र की तरफ हैं और आप उस ईश्वर से या जिससे भी है कि भाई आप, मैं जो है इस मेरी नाव को जो है नैया डाल लहर में माझी, मुझे अब एक सफ़र की तरफ, एक यात्रा की तरफ ले चल। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को आप अपनी पसंद से एक दो गीत सुनाना चाहें तो? चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि पूरे गीत सुनाने के बजाय जैसे कुछ गीतों के टुकड़े सुनाता हूँ, जिससे ये है कि एक मैं विविधता भी बता सकूं और किस तरह के उसमें अलग अलग शेड्स हैं, मूड्स हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे गीत जो है एक घनीभूत पीड़ा है, या कैसे जो लेखक है वो समझता है कि गीत कई बार लिखता नहीं है ना, उसके लिए संवेदनाएं आपको परेशान कर देती हैं कि आप लिखें उसे, है ना। एक गीत है, जैसे मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि दर्द न मिलता यदि जीवन में, मैं ये गीत नहीं लिख पाता। यह तो पीड़ा ही है जिसने आज मुझे मुझसे मिलवाया। औरों के दुख समझ सका मैं, उनको निकट स्वयं के पाया। मिली न होती अगर पीर यह, कैसे मैं निज को लख पाता। तो ये जैसे एक अलग मूड का गीत है ना। व्यक्ति को जब तक संवेदनशील नहीं होगा ना, तो आप लिख ही नहीं सकते। आप अपनी अभिव्यक्ति कर भी लें, लेकिन एक सार्थकता तब है कि आप दूसरे की पीड़ा को अपनी बनाकर कह सकें, उसे महसूस कर सकें। तो वो जैसे इसमें मैंने कहने की कोशिश की, और एक अलग अलग मैं कोशिश करूंगा कि शेड्स की आपको रचनाएं सुना सकूं। अब यहाँ आप देखिए कि प्रेम को जैसे लेकर के इसमें है कि गुनगुनाकर कान में क्या कह दिया ऐसा भ्रमर में, खिलखिलाकर हंस दिए गुल मुस्कुराई हर कली।
ये पहली कविता से लाइन है मेरे ख्याल से। हाँ, ये इसी में से, संग्रह में से है। हाँ। और प्रेम की भाषा जगत में अति सरल फिर भी कठिन, जान लेता है हृदय सब भावनाएं शब्द बिन, मौन रहकर भी न जाने कह गए क्या नयन मन से, शांत मन में मच गई है आज फिर से खलबली, गुनगुना कर कान में क्या कह दिया ऐसा भ्रमर ने, खिलखिलाकर हंस दिए कल, हंस दिए गुल, मुस्कुराई हर कली। तो ये एक अलग मूड है ना। तो ये एक इन रचनाओं में जैसे मैं अब पढ़ रहा हूँ, आप देखेंगे अलग अलग शेड्स मिलेंगे, अलग अलग मूड मिलेंगे। मैंने कोशिश भी यही की कि एक वैविध्य भी सुनने वालों तक जाए। अब जैसे ये देखिए कि पल भर तुम्हें देख लेने की चाह उठी जब मेरे मन में, देख लिया अपना ही चेहरा जाकर के मैंने दर्पण में। ये तो मैंने कहा भी था। हाँ। जी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बसा हुआ मेरी आंखों में प्रिय वह मादक रूप तुम्हारा, जिसे विधाता ने फुर्सत में निज हाथों से स्वयं संवारा, उभरा जब जब रूप तुम्हारा बन दामिनी कजरारे घन में, देख लिया अपना ही चेहरा जाकर फिर मैंने दर्पण में। अब वहाँ दर्पण में वो अपनी आंखों को देख रहा है और आंखों में अपने प्रिय या प्रेयसी की प्रतिछाया को देख रहा है। तो ये इसमें एक अलग मूड है ना, प्रेम का। अब यहाँ जो अगली रचना जैसे मैं पढ़ूंगा, ये बिल्कुल अलग मूड की है ना। यहाँ एक व्यक्ति को लेकर के अब आप ये देखिए कि उसकी जिसे कहा जाए कि यात्रा को लेकर के देखिए कि मानव हूँ मुझसे भूले भी हुई बहुत सी, किंतु गर्व है मैंने भूल नहीं दोहराई। भूलें होना सहज है, अब हम उनसे सीख लें आगे के लिए, वो आवश्यक है मानव होने के लिए। कि मानव हूँ मुझसे भूलें भी हुई बहुत सी, किंतु गर्व है मैंने भूल नहीं दोहराई। सिद्ध चूमती चरण आज खुद मेरे आकर, मुझे देखकर पर्वत के भी सिर झुक जाते। उड़ सकता हूँ विस्तृत नभ में पर फैलाकर, स्वयं आज सागर भी मेरी राह बनाते। मैंने श्रम सीकर से सींची किस्मत अपनी, तब जाकर खुशियों की फसल आज उग पाई। मानव हूँ मुझसे भूलें भी हुई बहुत सी, किंतु गर्व है मैंने भूल नहीं दोहराई। तो ये एक अलग जिसे कहा जाए कि व्यक्ति का की यात्रा जो है, हाँ, किस तरह से वो। और एक जो मैं गीत सुनाऊंगा, इसमें आप देखिएगा, पता नहीं मैं इसमें कितना सफल रहा पूरी गीत में। एक दो इसमें मैं पंक्तियां सुनाता हूँ कुछ उसके बाद। कि यहाँ नदी को और नारी को साथ साथ लेकर के मैं चल रहा हूँ कि नदिया सुन तेरी मेरी दोनों की एक कहानी, लेकिन पीड़ा दोनों की दुनिया में किसने जानी। रह मौन सभी दुख सहकर जीवन भर तुझको बहना। एक तरफ नदी है और एक तरफ स्त्री है कि रह मौन सभी दुख सहकर जीवन भर तुझको बहना, है जब तक भी यह जीवन मुझको भी सब कुछ सहना। आंखों में मेरी आंसू आंचल में तेरे पानी, लेकिन पीड़ा दुनिया की दुनिया में किसने जानी। तू भी है अब तक प्यासी औरों की प्यास बुझाकर, मिल पाया प्यार न मुझको औरों के दुख अपनाकर। तेरी भी प्यास अबूझी मेरी भी प्यास अजानी, लेकिन पीड़ा दोनों की दुनिया में किसने जानी। तो ये एक अलग मनोभाव की रचना है ना। मैं ये समझता हूँ, एक बात ध्यान आ गई मुझे इसको, कि कई बार आप पुरुष हैं, पुरुष के भावों को अभिव्यक्त जितने सहज रूप में कर सकता है वो स्वाभाविक है। आप जब किसी नारी की संवेदना को महसूस करने की कोशिश करते हैं तो वो कई बार असहज भी हो सकती है, अस्वाभाविक भी हो सकती है, क्योंकि आप कितना उसमें महसूस कर ऐसे ही वाइस वर्सा भी है। महिला भी अगर पुरुष के रूप में कुछ लिखेगी तो उसमें संवेदनशीलता की इतनी पराकाष्ठा होनी चाहिए कि वो महसूस कर सके कि भाई अब मैं नारी नहीं, मैं पुरुष हो गया हूँ। अब ऐसे ही एक पुरुष अगर किसी नारी मनोभाव में डूब करके लिख रहा है तो उसको फिर वहाँ आप
पुरुष नहीं रह जाते। आप उस संवेदनशीलता को कितने गहराई से महसूस कर पाते हैं, ये निर्भर करता है कि आप कितने सफल हुए उस भाव को व्यक्त करने में। तो ये थोड़ा सा बीच में अलग से, जैसे अब इसमें आप एक जो मैं अगली छोटी सी रचना पढ़ता हूँ, तो ये आप आध्यात्म से समझ लीजिए, इससे जुड़ा हुआ, या वैसे समझ लीजिए कि जिद्दी बच्चे सा मन मेरा मांगे नया खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी समझे जो न मिले तो सोना, लाख इसे समझाऊं लेकिन एक न मेरी माने, मेरे समझाने पर मूर्ख रार मुझी से ठाने, पूरी करूं एक जिद इसकी 100 शीश उठाएं, इच्छाओं से भरा हुआ है मन का कोना कोना, जिद्दी बच्चे सा मन मेरा मांगे नया खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी समझे जो न मिले तो सो। ये हमारे मानव मन की जो एक प्रकृति है ना, उसको थोड़ा सा कोशिश की मैंने कि शब्दों में अभिव्यक्त कर पाऊँ। बहुत अच्छा। अब ये तो ये है कि कितना सफल हो पाता है, ये तो दूसरा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि एक कई बार बीच बीच में जैसे अलग से बात आ रही तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि कभी तो संवेदनशील होगा ही, वरना वो लिख नहीं पाएगा। पाठक भी जितना संवेदनशील होगा वो उतना ही अर्थ ग्रहण कर पाएगा। सवाल क्या है कि एक ही रचना का अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। आप अलग अलग, एक व्यक्ति जो है एक रचना को सुन करके किसी अपनी बात से रिलेट करके उसमें खो जाएगा। एक व्यक्ति जो है उस चीज को लगेगा से यार क्या ये बातें कर रहा है, ये तो है ना खाम की बातें यार, मतलब दुनियादारी से ज़्यादा जुड़ा हुआ लोग होंगे। तो ये भी मतलब डिपेंड करता है कि आपकी संवेदनशीलता कितनी है। शशिकांत जी, मैं आपकी एक कविता पढ़ना चाहूंगी जी। अंत हम खुशियों के साथ करेंगे। जी। आपने लिखा है, जीवन में मधुमास चाहिए जी, हर मन में उल्लास चाहिए, आंखें रहते अंधे बनकर कितने रोज और भटके हम, आशाओं के शीश महल में कितने दिन माथा पटके हम, दिखा सके जो नई सृष्टि को नव दृष्टि नव आस चाहिए। इसी के साथ मैं इसका समापन करती हूँ और अपने दर्शकों से कहती हूँ कि इसमें इतने अच्छे अच्छे गीत हैं, आप इसको पुस्तक को देखें, नैया डाल लहर में माझी, और इसका इन्होंने बताया कि कितना गूढ़ अर्थ के साथ इन्होंने इस शीर्षक को रखा है। इसमें हर तरह की कविताएं हैं, कविताओं का रूप गीत जो है उसमें राजनीतिक है, उसमें सामाजिक है, उसमें जीवन की अलग अलग रूपों को दिया है। प्रेम गीत, एक से एक सुंदर प्रेम गीत है, विरह पे भी इन्होंने लिखा है। आप इसको पुस्तक को अमेज़न से मंगा सकते हैं। शशिकांत जी, आप आए और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आपने जो सबसे अच्छी बात कही जो सबको सुनना चाहिए कि संवेदनशीलता सिर्फ लेखक में ही नहीं, पाठक में भी उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए एक ही चीज़ को अलग अलग सुनने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। जी। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से कुछ कहने का अवसर मिला मुझे और लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और बाकी सब लोगों का। धन्यवाद।